हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विस एकेडमी। कल हमने इकोनॉमी का पहला लेक्चर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया उसका एक ओवरव्यू देखा, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट कवर किया था। और उसमें हमने देखा कि किस तरह इकोनॉमी की सिचुएशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्री में क्या थी, और उसके साथ साथ हमने देखा कि इकोनॉमिक प्लानिंग के रैशनल क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। आज इसी लेक्चर का दूसरा पार्ट हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हम एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पढ़ेंगे कि किस तरह हमने प्लानिंग जो है 1951 में जब हमने 5 ईयर प्लान्स शुरू किए, वहां तक हमने किस तरह हम उस 1951 तक पहुंच गए। जहां तक इकोनॉमिक प्लानिंग की बात है, तो प्लानिंग प्रोसेस जो है, ये इसका जो बेसिक आइडिया जो था वो हमने यूएसएसआर से लिया था। यूएसएसआर में 1920s में वहां इस प्लानिंग को सक्सेसफुली अडॉप्ट किया था, और सबसे पहले जोसेफ स्टालिन ने उन 5 ईयर प्लान्स को सोवियत यूनियन में अडॉप्ट किया था, और काफी हद तक वो 5 ईयर प्लान्स के थ्रू उनकी जो इकोनॉमी थी वो सक्सेसफुल रही। और हमारे जो फोर फादर्स थे, जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को शुरू करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिनमें जवाहरलाल नेहरू जैसे फ्रंटियर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने उस पीरियड को और उन्होंने उन कंट्रीज में इस प्लानिंग को सक्सेसफुल देख के उसको रेप्लिकेट करने की यहाँ पे कोशिश की। और 1930s के पीरियड में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पे एक कंसेंसस सब जो डिफरेंट ओपिनियंस जो हमारे सामने आई थी, चाहे वो नेशनलिस्ट थे, चाहे वो डेमोक्रेट्स थे, चाहे कैपिटलिस्ट थे, चाहे सोशलिस्ट थे, या जितने भी एकेडमिशियन थे, उन सब ने ये एडवोकेट किया कि देयर इज नीड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया जब आप पढ़ेंगे, तो हम 1930 का पीरियड जो है, वहां पे आप देखेंगे जो आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके हर साल सेशंस हुआ करते थे। और 1931 का एक इंपॉर्टेंट सेशन कराची में होता था, कराची में हुआ था, जिसको हम कराची सेशन ऑफ आईएनसी कहते हैं। और उस सेशन में हमने एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया था, जिसको हम कहते हैं कराची रेजोल्यूशन ऑफ 1931। और उसमें हमने इकोनॉमिक प्रोग्राम, हमने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम जो आईएनसी का था वो अडॉप्ट किया, और लास्ट में नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम was adopted in that particular session। तो ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही हम इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हमारे क्या होने चाहिए, जब हम आज़ादी हासिल करेंगे, हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, हमारी इकोनॉमी क्या रहेगी, तो हम धीरे धीरे उस चीज की तरफ भी कोशिश करते थे। तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या प्लान हमारे सामने आए थे प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के आसपास का जो पीरियड था, वहां तक किन किन लोगों ने क्या क्या कोशिश की फॉर आवर इकोनॉमिक प्लानिंग और फॉर द इकोनॉमी थी। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं इसमें, वो आपका रहता है विश्वेश्वरैया प्लान। विश्वेश्वरैया प्लान, विश्वेश्वरैया प्लान क्या था? विश्वेश्वरैया प्लान, इसका नाम जो है, दैट्स जो इसका जो मेन आर्किटेक्ट था, उसका नाम था सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इसी ने इस प्लान को दिया था। और ही वाज एन सिविल इंजीनियर, ही वाज एन सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड एक्स दीवान ऑफ मैसूर। उसने एक बुक पब्लिश की
1934 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन 1934, जिसमें विश्वेश्वरैया ने ये एडवोकेट किया कि प्लानिंग इंडिपेंडेंट इंडिया में कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर इस बुक का आप जिस्ट निकालेंगे, इस बुक का अगर आप जिस्ट निकालेंगे कि क्रक्स क्या था, व्हाट वाज द क्रक्स ऑफ दिस बुक, क्या विश्वेश्वरैया ने हमें बताया था कि उसने बताया था कि वी शुड गिव एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी शुड गिव एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि हमें एग्रेरियन एग्रेरियन से शिफ्ट होके इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, ताकि अगर हमने अपनी कंट्री की जो नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम को अगर डबल करना है, यानी कि उस पीरियड में 1930s के आसपास जितनी भी आपकी नेशनल इनकम थी, अगर उसको हमने डबल करना है, वो तब पॉसिबल है जब आप एग्रेरियन सेक्टर से शिफ्ट होके उसमें उसके लेबर फोर्स को शिफ्ट करके आप इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे, तब जाके आपका जीडीपी नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स था, और इस चीज से ही आप अपनी कंट्री में जब आपकी नेशनल इनकम, जब आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी और उस चीज से आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली आपके कंट्री में जो पॉवर्टी है उसको आप इरेडिकेट कर सकते हैं। दिस वाज द विश्वेश्वरैया प्लान। उसके बाद एक प्रपोजल आया था, उसको हम कहते हैं एफसीसीआई प्रपोजल। ये उस टाइम जो आपकी कंट्री में लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक कैपिटलिस्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जो कंट्री में बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग थे उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं एफआईसीसीआई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। और उसका उस टाइम जो प्रेसिडेंट था, उसका प्रेसिडेंट नाम था एनआर सरकार। उसने बताया कि हमारे कंट्री में एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान की जरूरत है। कॉम्प्रहेंसिव प्लान की जरूरत है। कॉम्प्रहेंसिव प्लान क्या होता है? जिसमें सोशल प्लानिंग प्लस इकोनॉमिक प्लानिंग दोनों कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, यानी कि सोशल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। सोशल प्लानिंग का मतलब है जहां आप सोशल सेक्टर्स को साथ लेते हैं, जिसमें आपका हेल्थ आता है, सोशल सेक्टर में एजुकेशन आता है, सैनिटेशन आता है, एक्सेट्रा। और इकोनॉमिक प्लानिंग में आपकी बेसिक जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज है, रोड्स है, एयरवेज है, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग की जरूरत है। और उन्होंने ये बताया मार्केट फोर्सेस के साथ साथ वी नीड द रेगुलेशन फ्रॉम स्टेट, यानी कि उन्होंने स्टेट का रोल नेग्लेक्ट नहीं किया, यानी कि स्टेट हैज टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू टेक आवर इकोनॉमी फॉरवर्ड। ठीक, और इसमें जो इस स्टेट के रोल के लिए आपको यहाँ पे जो एडवोकेटर्स थे, दादा भाई नेहरूजी भी थे और आपका ये एमजी रानाडी भी थे। इन्होंने भी डोमिनेंट रोल ऑफ स्टेट की तरफ रुजू किया था। ठीक, देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक प्लान सामने आया हमारा, उसको हम कहते हैं कांग्रेस प्लान। ठीक, कांग्रेस प्लान ये आपका आ जाता है, एक इंपॉर्टेंट सेशन रहता है हरिपुरा सेशन ऑफ आईएनसी इन 1938। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है हरिपुर में। ठीक, और उस सेशन का जो प्रेसिडेंट है, उस प्रेसिडेंट था आपका सुभाष चंद्र बोस।
उस सेशन में इन्होंने क्या किया, उन्होंने एडवोकेट किया फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दे एडवोकेटेड दिस सेशन एंडोर्स्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू प्लानिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग। इस सेशन में इन्होंने ये बताया, एंडोर्स किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है हमारी इंडिया जैसी कंट्री के लिए, बट उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ? ये हुआ 1938 के सेशन में, जो आईएनसी का सेशन था हरिपुर में, और इसको कहते हैं हरिपुर सेशन ऑफ कांग्रेस और हरिपुर सेशन ऑफ आईएनसी इन 1938। जिसका प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट था सुभाष चंद्र बोस। और इसी सेशन में इन्होंने एक कमेटी को तश्कील दिया, जिस कमेटी का नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी, एनपीसी। आप किताबों में देखेंगे एनपीसी, कांग्रेस प्लान के बदले कभी कभी आपको ये नजर आ जाता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी ने क्या बताया था। ये इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस है 5 प्लान्स तक। और नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज फ्रेम्ड ड्यूरिंग आईएनसी सेशन ऑफ हरिपुरा। इसका प्रेसिडेंट जो था वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। यानी कि अभी तक हमने ये देखा, जो कांग्रेस प्लान जो था, कांग्रेस प्लान कब आया हमारे सामने? कांग्रेस प्लान आईएनसी के सेशन हरिपुरा में, जिसका प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस था। उन्होंने उस टाइम दे एडवोकेटेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग। और उस चीज को कैसे वो प्रपोज करने जा रहे थे, उस चीज को कैसे वो लोगों तक सामने ला रहे थे, उन्होंने एक कमेटी को तश्कील दी, जिस कमेटी का नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी। और उस नेशनल प्लानिंग कमेटी, एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो चेयरमैन था, चेयरमैन वाज जवाहरलाल नेहरू। इस कमेटी ने बाद में जो रिकमेंडेशंस दी थी, वो रिकमेंडेशंस क्या थी? द रिकमेंडेशंस वर we have to we have to we have to work out concrete programs for the development encompassing all the major areas of the economy. We have to work out concrete programs for development encompassing all major areas of the economy. इस कमेटी का मैंडेट जो था वो ये था कि कंक्रीट प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट एनकम्पासिंग ऑल द मेजर एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। ठीक, बाद में जब उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थे, रिकमेंडेशंस में उन्होंने ये बताया कि स्टेट शुड ओन और कंट्रोल ऑल द की इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज। यानी कि इन्होंने उस टाइम ये बताया था कि वी शुड नॉट लेट आवर इकोनॉमी इन द हैंड्स ऑफ मार्केट फोर्सेस। यानी कि उस टाइम भी प्रोपोनेंट्स थे, कुछ प्रोपोनेंट्स थे जो ये एडवोकेट कर रहे थे। उस टाइम भी बहुत सारे एडवोकेटर्स थे जो इस चीज को एडवोकेट करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि वी शुड गो फॉर कैपिटलिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलिस्टिक मॉडल चलनी चाहिए। ठीक, तो लेकिन उस टाइम एनपीसी ने ये रिकमेंड किया कि जितने भी स्टेट में, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज है वो उनको स्टेट ओन करना चाहिए। यानी कि ओनरशिप जो है वो स्टेट के हाथों में रहनी चाहिए। देन सेकंड रिकमेंडेशन जो थी वो ये थी कि एग्रीकल्चर शुड बी ए वेरी क्रूशियल सेक्टर फॉर अपकमिंग नेशनल प्लानिंग। यानी कि हमने एग्रीकल्चर को प्लानिंग में लेके चलना है। ठीक, देन
थर्ड रिकमेंडेशन वाज प्लानिंग शुड एम एट डबलिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन 10 ईयर, यानी कि आने वाले 10 सालों में हमने नेशनल इनकम जो है उसको डबल करना है. दिस वाज कांग्रेस प्लान. बट कांग्रेस प्लान जब लोगों ने जब कांग्रेस प्लान सामने आया, उसमें हमारे पास ये फिर बाद में दिक्कत आई, क्योंकि जब आप देखेंगे इसका जो टाइम पीरियड था वो 1938 था. इमीडिएटली 1938 के बाद जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाता है. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये नेशनल प्लानिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो ज्यादा देर तक हम उसका जो द वर्क ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज डिसरप्टेड बिकॉज इंडिया वाज ड्रैग्ड इनटू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद इमीडिएटली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दूसरा प्लान आया जिसको हम कहते हैं बॉम्बे प्लान. बॉम्बे प्लान ये अनऑफिशियल नाम था उस डॉक्यूमेंट का जो उस टाइम के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स, उस टाइम के लीडिंग एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट्स, जिनमें इंपॉर्टेंट जो नाम जो थे वो थे सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, श्रॉफ, रंजन देसाई, जॉन मैथाई, कस्तूरबाई लालाबाई और लाला श्रीराम. ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट कंपाइल किया. उस डॉक्यूमेंट का नाम जो था वो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया. दिस वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ बॉम्बे प्लान. यानी कि बॉम्बे प्लान जो था, बॉम्बे प्लान का जो ऑफिशियल नेम था दैट वाज प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया. इसमें जो अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स या हाइलाइट्स ऑफ बॉम्बे प्लान देखेंगे, उस बॉम्बे प्लान के सबसे पहले जो था, बॉम्बे प्लान हैड एनविसाइज्ड द डबलिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम फॉर द पीरियड ऑफ 15 इयर्स. यानी कि उस प्लान डॉक्यूमेंट को जब हम इंप्लीमेंट करने जाएंगे उससे आने वाले 15 साल में नेशनल इनकम डबल होनी चाहिए. देन सेकेंड जो था, the makers of Bombay Plan realized that for extensive state control and drastic reduction of inequality, some curbs on personal liberties were inevitable and were willing to live with that. Third, एग्रीकल्चर रिकमेंडेशंस के लिए इन्होंने मेजर लैंड रिफॉर्म्स के लिए एडवोकेट किए. यानी कि उस टाइम हमारी कंट्री में एक प्रिविलेंट सिस्टम जो था, प्रैक्टिस जो थी, वो जमींदारी सिस्टम थी. एंड दे कॉल्ड फॉर द एबॉलिशन ऑफ दिस जमींदारी सिस्टम, बिकॉज इस जमींदारी सिस्टम से काफी सारे नेगेटिव्स एग्रीकल्चर सेक्टर में पाए जाते थे. जब आप लैंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, तब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जमींदारी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या थे. अब बॉम्बे प्लान भी सामने था, नेशनल प्लानिंग कमेटी भी सामने था. दोनों ने अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन थी. दोनों में कुछ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मिलने को नजर आते थे, लेकिन दोनों ने मिल बैठ के कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स पे वर्कआउट करके ये बताया कि हाँ जी ये चीजें हमारी प्लानिंग के लिए ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, नेशनल प्लानिंग और बॉम्बे प्लान ने ये एक्सेप्ट किया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि agrarian restructuring is very important. That means abolition of जमींदारी सिस्टम, abolition of जमींदारी सिस्टम. दोनों ने कहा कि यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस का पीरियड जब आप पढ़ते हैं, तो इंडिया ने सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया और लैंड फॉर द टिलर, यानी कि जो काश्त कर रहा है जमीन उसकी होगी. ये इसमें इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में मिला. देन बोथ द प्लान्स, बोथ एनपीसी एज वेल एज बॉम्बे प्लान एम्फसाइज्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. दोनों ने ये बताया कि
रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि दे एडवोकेटेड दैट वी शुड गो फॉर हैवी industrialization in our country. Then third important agreement, they were of the opinion of promoting medium scale, small scale and cottage industry. इस चीज के लिए जो इंपॉर्टेंट जो फिलॉसफी पीछे थी वो ये थी कि इंडिया जैसी कंट्री जो है दैट इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे जो आप देखते हैं स्मॉल स्केल कॉटेज या मीडियम स्केल, दे आर टू सम एक्सटेंट लेबर एक्सटेंसिव एंड इसमें कैपिटल जो है मिनिमम नीड ऑफ कैपिटल लगता है। इसका मतलब यह है कि जब आप इन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, एक तो ये सबसे ज्यादा से ज्यादा लेबर को एब्जॉर्ब करेंगे, प्लस इन्वेस्टमेंट पार्ट पे इसमें लीस्ट इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स दैट बोथ दीज विल help in addressing these two important issues, that is poverty plus unemployment, यानी कि they will generate enough employment and with the generation of employment automatically poverty will come down. Then fourth important agreement जो इसमें था वो ये था कि state has to play a dominant role in the economy through planning, यानी कि state has to play an important role in the planning. We have to rely on state. State will guide us how the planning should be. We will not leave our economy on the market forces. जो हमने इससे पहले भी पहले लेक्चर में इसको डिटेल में हमने देखा कि मार्केट फोर्सेस से जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने किस तरह मार्केट फोर्सेस वाली इकोनॉमी कोलैप्स होने जा रही थी। देन both the plans agreed for large scale social welfare. We are a welfare state, ये सबको पता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है दैट इज वेलफेयर स्टेट। सो दोनों ने ये बताया कि देयर शुड बी लार्ज स्केल सोशल वेलफेयर मेजर्स which need to be implemented in our country. For example, there should be right to work, there should be full employment, there should be guaranteed minimum wages, greater state expenditure on social sectors like housing, sanitation, water, health, etc. इनने ये बताया कि हमारी जैसी कंट्री में इंडिया वाज पॉपुलेशन वाइज भी इंडिया बहुत बड़ी कंट्री थी और गरीबी जो थी वो बहुत ज्यादा थी। देयर वाज लार्ज स्केल पॉवर्टी, देयर वाज मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन चीजों को एड्रेस करने के लिए दोनों प्लान्स में ये एग्री हुआ कि स्टेट हैज टू टेक सम इंपॉर्टेंट सोशल वेलफेयर मेजर्स, और उन सोशल वेलफेयर मेजर्स में प्लानिंग के थ्रू हमने इन चीजों पे फोकस करना है। किन चीजों पे? फॉर एग्जांपल, देयर शुड बी मिनिमम गारंटीड राइट टू वर्क विद minimum guaranteed wages, then there should be employment generation programs for the common people, then state has to take important initiatives under social sector. For example, the state should go for expenditure on social sectors like housing, sanitation, water, health, etc. Then both the plans agreed that this remove the gross inequalities. It was prevalent during that time. The inequality gap was very wide. That means the gap between rich and poor, it was very wide, and both the plans advocated that this gap should get reduced day by day. And ये गैप जो है ये तब पॉसिबल है जब स्टेट अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, और ताकि जो वेल्थ जो है वेल्थ को आप रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम richer to poorer people. How this is going to be achieved?
थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन। आप जब टैक्सेशन पढ़ेंगे, इकोनॉमी में जब आप टैक्सेशन पढ़ेंगे, आप ये देखेंगे इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम जो है दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि जिसकी जितनी इनकम है उस पे उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। और टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन, यानी कि इकोनॉमी में जब आप बजट पढ़ते हैं, बजट में रेवेन्यू कंपोनेंट में आप देखेंगे मोर देन 80% जो रेवेन्यू आता है वो आता है टैक्सेस से, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस। और उन्हीं टैक्सेस से जो रेवेन्यू आ जाता है, फॉर एग्जांपल इफ रिचर पीपल पेज मोर टैक्सेस बिकॉज एज पर देयर इनकम, उनकी इनकम ज्यादा है तो टैक्स ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। जब टैक्स आप ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने जाते हैं तो वो टैक्स एज आपका रेवेन्यू बन जाता है, एंड दिस रेवेन्यू इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स यानी कि उन प्रोग्राम्स में जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंडिचर आप यहाँ इस रेवेन्यू से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल इज MG Narega. Narega is a flagship scheme of the government which was implemented in the year 2005। और इसने टारगेट क्या किया था, एक तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है। और इस चीज में जितना भी पैसा एज एक्सपेंडिचर आता है वो आप यहाँ रेवेन्यू जब आप कलेक्ट करोगे तो रेवेन्यू से आप उसको हासिल कर सकते हैं। सो दिस वाज द एग्रीमेंट, जो लास्ट वाला एग्रीमेंट जो इन नेशनल प्लानिंग और बॉम्बे प्लान का जो था वो ये था कि किस तरह ग्रॉस इनइक्वालिटीज को हमने रिमूव करना है। देन उसके बाद एक और प्लान सामने आया था, दैट वाज गांधीयन प्लान। एज द नेम सजेस्ट, गांधीयन यानी कि गांधीयन प्लान का कॉन्सेप्ट ही आपको दिमाग में ये डालता है कि कुछ महात्मा गांधी की कुछ बेसिक आइडियोलॉजी इसके पीछे था। ऑल्दो दिस प्लान वाज नॉट propounded by महात्मा गांधी itself, बट जो उसके जो डिसिपल्स थे जो उसकी आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे, उनने फॉर एग्जाम्पल श्रीमन नारायण एंड आचार्य अग्रवाल उस 1944 के आसपास उन्होंने एक मॉडल दिया प्लानिंग का जिसको हम कहते हैं गांधीयन प्लान 1944। और इसमें जो गांधी की जो बेसिक फिलॉसफी थी कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस, although Gandhi he was a critic of industrialization itself, but उसने जो एम्फेसिस की थी वो ये था कि देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन, देन देयर शुड बी फोकस ऑन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एंड देयर शुड बी फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट। एंड जो कॉटेज या विलेज लेवल पे जो इंडस्ट्रीज है, यानी कि विलेज लेवल पे ही वाज क्रिटिक ऑफ बेसिक जो हैवी इंडस्ट्रीज का जो आप देखते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे आप फोकस करते हैं, उसका वो जबरदस्त क्रिटिक था। उसने कहा कि जो इंडस्ट्रीज आपके गाँव में है, आपकी विलेजेस में है, अगर आप उनको प्रमोट करेंगे सो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देन उसके बाद आपका आता है पीपल्स प्लान। इसका जो मेन जो आर्किटेक्ट था वो MN रॉय, ही वाज अ रेडिकल सोशलिस्ट। उसने जो उसका जो एक इम्पॉर्टेंट जो इस प्लान में जो उसका एम था वो ये था कि मिनिमम नीड्स जो एक कॉमन पीपल को जरूरत है, फॉर एग्जांपल रोटी, कपड़ा और मकान, पहले आप उसकी तरफ जाइए। रोटी, कपड़ा और मकान यानी कि हाउसिंग, फूड एंड शेल्टर। ठीक, सो मेन इंपॉर्टेंट थ्रस्ट वाज ऑन दिस फीचर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट ये भी था कि एग्रीकल्चर should be formed, or it was argued that agriculture should be the basis for the foundation of planned economy of India. Then उसके बाद सर्वोदया प्लान। जो सर्वोदया प्लान था वो जनवरी 1950 के आसपास जो जयप्रकाश नारायण जो था, he was a stalwart socialist leader, और उसने इस प्लान में जो फोकस किया उसने बताया कि देयर शुड बी स्टेट शुड गिव इम्पोर्टेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। इसलिए बिकॉज आप इसमें ये
दो चीजें अचीव कर सकते हैं। देन सेल्फ रिलायंस एंड लिटिल रिलायंस ऑन द फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। इसने ये बताया कि इन ऑर्डर टू अवॉइड और इन ऑर्डर टू यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना रहे, वी शुड अचीव फॉर सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर, यानी कि हर वो कोई चीज हम अपनी ही कंट्री में पैदा करें जिसकी हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। और दिस इज वाई this was kept as one of the important long-term objective long-term objective of इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जो हमने लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 में हमने देखा था, जब हमने ये डिस्कस किया था कि की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होते हैं। उसमें ये हमने देखा कि सेल्फ रिलायंस को एक इंपॉर्टेंट की ऑब्जेक्टिव रखा गया था। देन ही एडवोकेटेड फॉर लैंड रिफॉर्म बिकॉज लैंड जो था ये डिस्प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट थी, यानी कि आप जो टिलर्स के पास बहुत ओनरशिप राइट्स थे वो नहीं थे, और बहुत सारी लैंड जो थी वो अनकल्टिवेटेड भी आपको नजर आती थी बिकॉज लैंड लॉर्ड जो थी वो उतनी ज्यादा क्वांटम ऑफ लैंड को कल्टिवेट करने की ना तो कोशिश भी करते थे, और ना वो कोशिश करने के बावजूद भी द लैंड remain yet to be cultivated. Then self-sufficient villages. एंड लास्ट में इसने ये कहा कि देयर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग का मतलब ये है कि प्लानिंग दो तरीके के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सेकंड इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब यह है जब आपका प्लान फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ जाता है, यानी कि ऊपर एक कमांड रहती है, ऊपर एक कमांड रहती है, ऊपर एक कमांड रहती है जो प्लान बनाता है, वही प्लान नीचे तक आ जाता है, और एज सच डिटो ये प्लान आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है जो उसमें टारगेट्स रखे गए होते हैं उसी हिसाब से आपने उस प्लान को नीचे तक बॉटम लेवल तक आपने उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का अप्रोच जो रहता है वो बॉटम टू टॉप रहता है, यानी कि नीचे जमीनी सतह पे आपको किन चीजों की जरूरत है आप नीचे से ही प्लान ऊपर तक बनाते हैं, और फिर उसके बाद आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि इस प्लान में एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी कि नीचे लेवल पे जमीनी लेवल पे जो सबसे नीचे जो इंपॉर्टेंट यूनिट रहते हैं, पीपल्स प्लानिंग, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या डिमांड है, वो उस प्लान में नीचे से आके ऊपर तक चली जाते हैं, और उस बेसिस पे प्लान पे आपको फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन लेवल पे फंडिंग जो है वो आपको मिल जाते हैं। सो दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। और इस सर्वोदय प्लान में ये कहा गया था कि डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेट प्लानिंग, और ये डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेट प्लानिंग 1980s के बाद आपको इकोनॉमी में मिल जाती है, जब आपके पीआरआईज और म्युनिसिपैलिटीज को एस्टेब्लिश किया गया था और उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिल गई जिसको आप कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटी। और इसमें आप देखते हैं किस तरह फिर पंचायत लेवल पे या म्युनिसिपल लेवल पे किस तरह प्लानिंग प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जा रहा था। सो दिस वाज द एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड कि किस तरह हमने प्लानिंग तक पहुंचने की कोशिश की। तो शुरू करते हैं अब जो आपके 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके फर्स्ट 5 ईयर प्लान टिल 12th 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका शुरू होता है, डेट अगर हम देखेंगे 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च
1956। डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बीच में जब प्लानिंग में ब्रेक मिल जाती है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको 5 ईयर प्लान्स के डेट्स भी याद रखने हैं। अक्सर एग्जाम्स में इन चीजों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जहां पे आपको ट्रैप किया जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कहां पे आपको ट्रैप कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड है वो आपने याद रखना है। इट वाज 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। इसका जो बैकड्रॉप था, यानी कि किस बैकड्रॉप में हमने इस 5 ईयर प्लान को शुरू किया था। द बैकड्रॉप वाज नंबर 1, उस पीरियड में देयर वाज इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज। इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, ताजा ताजा हमारी कंट्री जो है वो पार्टीशन के एक दर्दनाक मंजर से गुजर रही थी और उस पार्टीशन के बाद रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा था। बहुत सारे माइग्रेंट्स, बहुत सारे जो कंट्री में जो पार्टीशन हुई, बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे और पाकिस्तान से लोग वापस अपनी कंट्री में वापस आने की कोशिश कर रहे थे। सेकेंड वाज there was severe shortage of food grains। इस पीरियड में जब आप देखते हैं कि जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन खाली लोगों का नहीं हुआ था, पार्टीशन रिसोर्सेज का भी हुआ। कुछ रिसोर्सेज, फर्टाइल एरिया जो है वो आपके पाकिस्तान की तरफ चले गए। जहां पाकिस्तान की तरफ रिसोर्सेज चले गए, वही कुछ इंडस्ट्रीज जो है जिनके लिए वो रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट थी वो आपके इंडिया में रह गए। उस चीज ने आपकी कंट्री में फूड शॉर्टेज का एक अहम इशू वो एक अहम इशू सामने आया। देन उसके साथ साथ, पार्टीशन के साथ साथ हमारी कंट्री में देयर वाज माउंटिंग इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा थी। ये जो बैकड्रॉप था, इस बैकड्रॉप में इंडियन प्लानर्स ने पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू कर दिया और चीफ आर्किटेक्ट जो इसमें जो थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू, वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक, तो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो फोकस जो था, और फोकस की तरफ हम देखेंगे, फोकस और एम्फेसिस ऑफ इस 5 ईयर प्लान में क्या था। अगर बैकड्रॉप ही देखेंगे तो बैकड्रॉप से ही आपको पता चलेगा कि प्लानर्स ने किन चीजों पे फोकस किया था। नंबर 1 वाज increase in the agricultural production, because there was severe shortage of food। तो पहला इसमें फोकस या एम्फेसिस थी इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। देन अगर आपकी कंट्री में महंगाई से अगर आप लड़ रहे हैं तो फोकस ये रहना चाहिए था कि इस 5 ईयर प्लान में, इस पर्टिकुलर प्लान में वी हैव टू गो फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि किस तरह प्राइसेस को हमने थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। देन थर्ड फोकस वाज ऑन पावर एंड ट्रांसपोर्ट एंड इरिगेशन सेक्टर में थोड़ा सा काम करने के लिए। ठीक, देन अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और अनदर इंपॉर्टेंट फोकस एरिया वाज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बिकॉज इस पीरियड में आप देखते हैं कि वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो अनइवन थी। मैक्सिमम वेल्थ वाज कंसंट्रेटेड इन द selected population of the society and majority of the population was suffering from poverty। तो इस 5 ईयर प्लान में जो हमने टारगेट जो रखा था, ग्रोथ का जो टारगेट रखा था, द टारगेटेड ग्रोथ वाज 2.1% एंड अचीवमेंट जो हमारी थी वो थी 3.6%। यानी कि ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था इट वाज क्वाइट हाईली सक्सेसफुल इसलिए था बिकॉज फॉर्चुनेटली इस 5 ईयर प्लान में आपके मूनसून जो थे वो बहुत अच्छे आए। मूनसून का इंपॉर्टेंस जो है वो आपकी एग्रीकल्चर के साथ लिंक है। एग्रीकल्चर इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन मूनसून। लास्ट के जो ईयर्स थे अच्छा खासा मूनसून था और उस चीज से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हमें नजर आई और उसी चीज से हमारी जो ग्रोथ, जो टारगेटेड ग्रोथ 2.1% थी, वो हमने सरपास की और वी अचीव्ड ए ग्रोथ ऑफ 3.6%। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपने याद रखनी है इस 5 ईयर प्लान को, जो इट वाज बेस्ड ऑन ए मॉडल ऑफ इकोनॉमी। देयर आर डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स और उसमें एक इंपॉर्टेंट मॉडल है
जिसको हम कहते हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल। ये बहुत बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल। तो आपने क्या याद रखना है, हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल क्या है उसकी तरफ हमें कोई जरूरत नहीं है जाने की, दैट्स इकोनॉमिक मॉडल। जो इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज को पढ़ने की जरूरत है। देन इंपॉर्टेंट चीज और एमसीक्यू के लिए क्या है कि इस 5 ईयर प्लान ने 3 मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंट्री को दिए। फर्स्ट वाज बाखरा नंगल डैम जो पंजाब में है, सेकंड वाज हीराकुद डैम जो महानदी रिवर पे है, उड़ीसा में आपको मिलेगा। देन नागार्जुना सागर डैम जो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, कृष्णा रिवर पे। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछी जाती है अक्सर, जो स्टेट लेवल या जो भी आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या जो भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम है कि इस 5 ईयर प्लान का जो चीफ आर्किटेक्ट जो था वो कौन था, वो था के.एन. राज। ये आपने याद रखना है। तो दिस इज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देन सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान जो आपका है वो आपका आता है अप्रैल 1956, 1st April 1956 to 31st March 1961। ये आपका आता है टाइमलाइन फॉर दिस सेकंड 5 ईयर प्लान। इसमें जो इसमें जो बैकड्रॉप है, अगर आप बैकड्रॉप की बात करेंगे, अब हमें थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। बिकॉज ग्रोथ और अचीवमेंट पहले 5 ईयर प्लान में आपने देखा कि 2.1% वाज द टारगेट एंड अचीवमेंट वाज 3.6%। सो टू सम एक्सटेंट आवर कंट्री सा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और जहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात आई, कंट्री को ये लगा, प्लानर्स को ये लगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो अच्छी खासी बढ़ गई हमारी कंट्री में। तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके दे नाउ शिफ्टेड टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड दैट टू कौन सी इंडस्ट्रीज, बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज। और इस प्लान को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो था एक P.C. Mahalanobis. He was a statistician by profession and he contributed a very important, or he played a very important role in developing this plan. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि अब इस सेकंड 5 ईयर प्लान में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट करना है। और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1956। और यही वजह है कि क्यों हमने 1956 में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास की। दिस वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी रेजोल्यूशन एज फार एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज कंसर्न टिल 1991 तक आईपीआर 1956 ने एक अहम रोल प्ले किया कि किस तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमें आगे डेवलप करना है। और इस पॉलिसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस पॉलिसी में हमने इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल्स में डिवाइड किया था, शेड्यूल 1, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज आपकी कंट्री में उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज जहां पे आपका पब्लिक या स्टेट विल प्ले रोल। शेड्यूल बी में आपका जो है आपका पब्लिक एंड प्राइवेट। देन शेड्यूल सी में आपका प्राइवेट। सो दिस इज अ डिटेल क्लासिफिकेशन। आगे जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सो इस प्लान में हमारा जो फोकस रहा था वो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, देन रैपिड इंक्रीज इन नेशनल इनकम, देन मैसिव एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इस प्लान में
खास इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टील प्लांट एट बिलाई एमपी जो हमने यूएसएसआर के साथ कोलैबोरेट करके बनाया, एंड देन उड़ीसा में जो हमने वेस्ट जर्मनी के साथ कोलैबोरेट किया, और चितरंजन और दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट्स हमने बनाए वो हमने यूके के साथ कोलैबोरेट कर दिए। और ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अक्सर ये चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस 5 ईयर प्लान में जो हमने टारगेटेड ग्रोथ रेट जो हमने रखी थी दैट वाज 4.5 एंड अचीवमेंट वाज 4.1%. To some extent this plan was also quite successful. Then we come to our third 5 year plan. थर्ड 5 ईयर प्लान का जो था उसमें जो एक इंपॉर्टेंट जो हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान जो टाइम पीरियड जो है वो आपका रहेगा 1961 से लेके 31 मार्च 1966। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इस पीरियड पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आते आते हमें लगा कि इकोनॉमी हैज एंटर्ड टू a take off stage. Economy has entered to a take off stage, and now we should focus on self reliance. यानी कि we should not now be dependent on imports. यानी कि जितनी भी कंट्री में आपको इंपोर्ट करने की जरूरत है वो ज्यादा से ज्यादा हम अपने कंट्री में उसको प्रोड्यूस करें। तो दिस इज सेल्फ रिलायंस। ठीक, अब इसका जो फोकस ये था कि पिछले प्लान में जब आपने देखा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपने ये देखा कि किस तरह हमने एग्रीकल्चर को पहले इंपॉर्टेंस दी और किस तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गई। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया। लेकिन यहां आते आते हमें ये लगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दैट इज अ वेरी की सेक्टर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न। ये अब प्लानर्स को समझ आया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम किसी भी सूरत में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान वाज देयर शुड बी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि यहां तक आते आते हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उतना कुछ खास नहीं किया था, ना ही हमने उतनी अपॉर्चुनिटीज हमने लोगों तक पहुंचाई थी कि एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम करें। लेकिन इस प्लान में हमने एक एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव रखा कि देयर शुड बी नाउ गेनफुल जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड देयर शुड बी रिडक्शन इन द इनइक्वालिटी। बिकॉज इस फ्रंट पे भी हमने ज्यादा कुछ अचीवमेंट नहीं की थी बिकॉज स्टिल वी वर हैविंग this widespread gap between rich and poor. So these were the key objective of these were the key objectives of this थर्ड 5 ईयर प्लान। और इस थर्ड 5 ईयर प्लान में जो हमने टारगेट रखा था वो टारगेट ये था, ग्रोथ का जो टारगेट था दैट वाज 5.6%, लेकिन जब हम अचीवमेंट देखते हैं अचीवमेंट वाज 2.8%, यानी कि एग्जैक्टली हाफ ऑफ द targeted growth. So we can say that this plan was a big failure. अब ये फेलियर था, फेलियर के पीछे कुछ रीजंस होंगे। रीजंस ये थे, there were 3 important reasons why this 5-year plan got so much failed. Number 1 was Chinese aggression of 1962 और जिसको हम कहते हैं इंडो-साइनो वार। 1962 में चाइना ने इंडिया को अटैक किया और उस वार की वजह से हमारी इकोनॉमी डिसरप्ट हुई। सेकंड वाज, अभी हम इस वार के जो रिपरकशंस से
हम अभी उलझ ही रहे थे, उसके बाद नेबरिंग कंट्री जो हमारी पाकिस्तान है, उन्होंने भी हमारे ऊपर एक हमला किया, यानी इंडिया पाकिस्तान वार ऑफ 1965। और जब भी कभी वार होते हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन इज बाउंड टू हैपन। ठीक, ये दो चीजें, अभी हम इन दो चीजों से अभी हम उलझ ही रहे थे कि एक तीसरा फैक्टर जो था वो ये था कि देयर वाज सीवियर ड्रॉट इन द ईयर 1965 टू 66, यानी कि जो एक नेचुरल, ये तो एक नेचुरल कैलेमिटी मानी जाती है कि नेचुरल कैलेमिटी सीवियर ड्रॉट 1965-66, जिस चीज ने हमारी एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया। एज ऑल वी नो दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज मूनसून डिपेंडेंट, और वी कैन से रेनफॉल डिपेंडेंट। जब भी आपके पास सरप्लस रेनफॉल होगा, तब आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी खासी है, और जैसे जैसे ही रेनफॉल डिफिशिएंट आपको मिलेगा, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। सो दीज वर द थ्री इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई आवर अचीवमेंट and target and achievement, why there was a huge gap between these two. So this was third 5 year plan, और इसमें खाली आपको याद रखना है कि this plan was based on सुखमय चक्रवर्ती एंड प्रोफेसर सैडी मॉडल। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने एग्जाम के लिए, अगर आप कंप्यूटर एग्जाम में जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड 5 ईयर प्लान को हम या तो गैडगिल योजना से जानते हैं, या प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती एंड प्रोफेसर सैडी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। सो जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखा, सेकंड 5 ईयर प्लान देखा, थर्ड 5 ईयर प्लान देखा, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमें ये कुछ देखने को मिलता है कि किस तरह हमारी कंट्री को कुछ अनइवेंटफुल जो कुछ इवेंट्स थे फेस करनी पड़ी, और उस चीज से जो प्लानर्स थे उनको थोड़ा सा, जो हमारे प्लानर्स थे उनको एक धक्का लग गया कि किस तरह अब हम आने वाले पीरियड में हम किस तरह अपनी प्लानिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। और यही एक रीजन है कि एक ब्रेक लग गई, यहाँ पे एक ब्रेक लग जाती है प्लानिंग में। और 1966 से लेके 1969 तक हम कोई 5 ईयर प्लान अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, और इस पीरियड जो 3 साल का पीरियड है, ये हम ट्रीट करते हैं एज प्लान हॉलिडे, और इन 3 सालों में हमने क्या किया, हमने कुछ एनुअल प्लान्स हमने अडॉप्ट किए, यानी कि साल भर हमने अपने प्लान्स को अडॉप्ट किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हम इन 3 सालों में चुप बैठे, क्या हमने इन 3 सालों में कुछ नहीं किया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने इन 3 सालों में अच्छी खासी कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हासिल की। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो ये था कि जब आप देखेंगे जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है वो इंदिरा गांधी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी अचानक ट्रेजिक डेथ होती है। ट्रेजिक डेथ ताशकंद में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बातचीत चल रही थी, वहां पे लाल बहादुर शास्त्री की होटल में एक ट्रेजिक डेथ होती है, और उस चीज ने हमारी कंट्री में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट किया होता है, और उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए एक यूनानिमस डिसीजन लिया गया था कि इंदिरा गांधी इज द आइडियल कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। सो टू कट द स्टोरी वेरी शॉर्ट, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1966 के बाद अब ये ठान ली कि अब हमारी कंट्री में कुछ क्राइसिस, अब उनको इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आ गई। वन वाज एट द फ्रंट ऑफ फूड क्राइसिस। देयर वाज सीवियर फूड शॉर्टेज, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक, अब इस चीज को वो किस तरह टैकल करेंगे?
पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट किया टू मीट द कंट्रीज डिमांड। फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट किया, ठीक। स्पेशली उन्होंने यूएस से अंडर द प्रोग्राम पीएल 480 के तहत 8 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट किया। बट इंदिरा गांधी को वहां पे काफी ह्यूमिलेशन फील हो जाती है, और वहां से जब वो वापस आती हैं तो उन्होंने अपने कैबिनेट में एक इमरजेंसी मीटिंग बुला के अपने कैबिनेट में एक ये डिसीजन लिया कि किसी भी तरीके से हमने अपनी कंट्री में सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स हमने हासिल करनी है। और यही एक रीजन है कि उस पीरियड में बहुत सारे जो लीडिंग जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, जिसमें एम एस स्वामीनाथन ने इसको एक चैलेंज की शेप में लिया, एंड ही टुक द इनिशिएटिव इन मीटिंग द कंट्रीज डिमांड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। एंड दिस एम एस स्वामीनाथन, जब वो एक शख्स से मिलते हैं जिसका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके साथ मिलके उन्होंने एक प्रोग्राम डिसाइड किया कि किस तरह हम अपनी कंट्री में हम फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। नॉर्मन बोरलॉग उस पीरियड में बहुत सारी कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल फिलीपींस में, मैक्सिको में एक एक्सपेरिमेंट किया करता था हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स का। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे, और एम एस स्वामीनाथन ने उनसे मिलके अपनी कंट्री के बारे में बातचीत की, एंड फाइनली ही एग्रीड दैट यस, दिस green revolution this green revolution can occur in your country also subject to certain conditions। यानी कि आपके पास नंबर 1, आपके पास कुछ एग्रीकल्चरल इनपुट्स होने चाहिए, यानी कि देयर शुड बी assured irrigation, there should be assured credit facility, there should be fertilizers, pesticides, weedicides, storage facilities, etc. So these were the conditions if this has to happen in your country. And finally, ये यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन इन कोलैबोरेशन विद नॉर्मन एस बोरलॉग वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ग्रीन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पे करते हैं। एंड फाइनली आपका पंजाब, आपका हरियाणा और आपका यूपी है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ती है, एंड उस पे उसका नाम ग्रीन रेवोल्यूशन मिलता है। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड, जहां हम एनुअल प्लान्स की बात करते हैं। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज इस पीरियड में आ जाती है, दैट इज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 14 major banks were nationalized during this period। हम सबको पता है कि इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को भी इस पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया था, और 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपने प्रेम्बल में ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इनकॉर्पोरेट किए, जिसमें अब आप देखते हैं सोशलिस्ट है, सेक्युलरिज्म है, एंड देन सोशलिस्ट सेक्युलरिज्म एंड देन इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स हमने इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इनकॉर्पोरेट किए, और खासकर ये सोशलिस्ट जो एक्सप्लिसिट अब मेंशन किया गया, इट वाज इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस दैट दीज बैंक्स जो अभी तक प्राइवेट थे उनको नेशनलाइजेशन करके इन रिसोर्सेज को स्टेट के अंडर ले लिया। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स which happened during these 3 annual plans. Now we are moving towards 4th 5-year plan।
अब यहाँ मैंने इसलिए बताया था क्रोनोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, डेट्स आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज कभी कभार अगर आप 4th 5 ईयर प्लान को डायरेक्ट देखते हैं, अगर आप स्टार्ट करेंगे 1st 5 ईयर प्लान, तो आपका डेट जो है वो आप गलत करेंगे, और उसमें ऑप्शन आ जाता है 4th 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1st अप्रैल 1961 टू 1966। अगर आप प्लान हॉलीडेज को स्किप करते हैं तब आपका डेट आ जाता है 1961 से लेके 1966 से लेके 1966 से लेके 1971। बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 3 साल जो है हमने हॉलीडेज, प्लान हॉलीडेज अडॉप्ट किए, एंड देन उसके बाद 4th 5 ईयर प्लान जो है, 4th 5 ईयर प्लान का जो एग्जैक्ट डेट आता है वो आता है 1st अप्रैल 1969 से लेके मार्च 31st 1974। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको डेट्स याद रखने हैं, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो दिस 4th 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन अशोक रुद्रा एंड एलन एस मैनी मॉडल। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये प्लान जो है किस मॉडल पे बेस्ड था, एंड इट हैड टू important objective, that is growth with stability and progress towards self-reliance. Growth with stability and progress towards self-reliance. ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का मतलब ये है, क्योंकि इससे पहले आपने देखे किस तरह हमारा डिफेंस जो था, डिफेंस सेक्टर किस तरह हमारा वीक नजर आया जब हमने इंडो साइनो एंड इंडो पाक वार, जब हमने ये दो वार्स फेस किए, एंड there was a radical shift, there was a radical shift, there was a radical shift in planning, and there was a radical shift in planning, and now the more focus was given on growth plus stability, that growth should be very stable। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आगे चाइना फिर से वार करेगी तो हम और वीक पड़ जाएंगे, पाकिस्तान फिर से एक अटैक करेगा तो हम और वीक पड़ जाएंगे। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज सेल्फ रिलायंस, यानी कि वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। देन agriculture was again given a topmost priority, as we have seen that agriculture cannot be neglected if India has to grow economically, and the growth target जो इसमें हमने रखा था, the growth target was 5.7%, लेकिन इस प्लान में भी हमने उतना ज्यादा अचीव नहीं किया। The achievement was 3.3% because of some unfortunate events which India faced during this 4th 5 year plan। उसमें ये था कि there was second Indo Pakistan War 1971 में, जिसमें आपका ईस्ट बांग्लादेश क्रिएट होता है, ईस्ट बांग्लादेश क्रिएट होता है, एंड सेकंड वाज ड्रॉट in the year 1972। Again, this drought had very huge impact as far as agriculture production is concerned। जब आपकी agriculture production कम हो जाती है, agriculture is a very important sector, or it's an important bridge between manufacturing sector as well as service sector, as agriculture sector provides very important raw materials for the development of manufacturing sector, and in turn manufacturing sector is very crucial for the development of service sectors। It's a very interlinked concept, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने खाली एक ये चीज याद रखना है कि किस तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होने से आपकी ग्रोथ पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो दीज वायर द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इन द 4th 5 year प्लान। एक और इम्पोर्टेंट चीज भी जो आपको याद रखनी है कि जो न्यूक्लियर टेस्ट जो हमने परफॉर्म किया था 1974 में पोखरान में, वो भी इसी 5 year प्लान में हमने, इसी 5 year प्लान के टेन्योर में हमने किया था। और इस पे आजकल एक नई वेब सीरीज भी लॉन्च की गई है रॉकेट बॉयज के नाम पे, कोई इंटरेस्टेड अगर है तो वो इस सीरीज को भी देख सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। Next lecture will be our 5th 5 year plan till 12th 5 year plan and the achievements and the failures of 5 year plans in India। So thank you for watching this video। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं
तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।